हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप गवर्नमेंट। जैसा कि एज यू नो, आप लोग जानते हो कि हमारी पॉलिटी की सीरीज चली हुई है जिसमें हमने अपनी काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं। तो अभी हमारा टुडेज टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे 4 क्लासेस हो चुके हैं, ये आज 5वीं क्लास है। ये हमारी लास्ट क्लास है जिसमें आज हम अपने सारे आर्टिकल्स को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप कि आप लोग मेरी पुरानी क्लासेस यानी पहली क्लासेस को फॉलो करते हुए आ रहे होंगे, तो जिससे ही आपको समझने में आसानी हो। हम अपने आज 5वीं क्लास के टॉपिक के बारे में जानते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या क्या है। आज हमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पढ़ने हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पढ़नी है। तो अभी हम बात करते हैं कि हमने पुरानी क्लासेस, आप जैसे रिवीजन करते रहे होंगे कि आप लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप लोगों ने हमने अब तक कौन कौन से आर्टिकल्स कहाँ से, मतलब किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है वो हमने पढ़ लिया है। अभी हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आर्टिकल्स में पढ़ा क्या क्या है, कि आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 30 तक कहते क्या क्या है। यानी हमने आर्टिकल 28 तक पढ़ लिए, सॉरी आर्टिकल 28 तक हमने क्या क्या पढ़ा है, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो रिवीजन करने से पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल 12 एंड 35 कहलाते हैं फंडामेंटल राइट्स में। हम आर्टिकल 12 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा क्या था। आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ स्टेट। उसमें बताया गया था कि स्टेट को किसे कहते हैं। स्टेट वो स्टेट आपकी ज्योग्राफी से बिलोंग नहीं करती, वो पॉलिटिकली स्टेट किसे कहते हैं बताया गया था उसमें। आर्टिकल 13 जिसमें हमने पढ़ा था, अब तक हम जानते थे उससे पहले कि लॉ क्या है, हमने उसमें पढ़ा कि लॉ क्या नहीं है। कोई भी ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंट हो, किसी भी हमारे पार्ट 3 यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को वॉयलेट करता हो, तो वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये था आर्टिकल 13 का। आर्टिकल 14 में हमने पढ़ा था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा था नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स के बारे में। आर्टिकल 16 में पढ़ा था हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पहले में कुछ ग्राउंड थे, वो 5 ग्राउंड थे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन 16 में 2 और ऐड हो जाते हैं। ये आप बिल्कुल याद रखना कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं और कहाँ पे मेंशन है। इसमें 2 ऐड हो जाते हैं, डिसेंट एंड रेजिडेंस। आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन ऑफ यानी कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। इसमें 6 हैं, वो आप लोग हमारी हर क्लास में देखते हो कि उसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले उसमें 6 को बात करते हैं। 19(1) सब क्लॉज 1 का ए में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बाद हमारे जो है आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेजिडेंस, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, ये सारे कुछ मेंशन है हमारे आर्टिकल 19 में। हमने आर्टिकल 20 पढ़ा। आर्टिकल 20 में कन्विक्शन ऑफ लॉ के बारे में, एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है, डबल जो पार्टी क्या है, एंड और उसमें पढ़ा कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है। इसके बाद हमने आर्टिकल 21 पढ़ा। आर्टिकल 21 मेंशन दैट नो वन शुड बी डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके बाद हमने पढ़ा, इसमें एक और ऐड कर लेना, एज पर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ये याद रखना। इसमें हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में पढ़ा, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो हमने पढ़ा था। इसके बाद आर्टिकल 21A विच स्टेट्स दैट राइट टू एजुकेशन, दिस इज एड इन द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। इसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 22। इसमें अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में पढ़ा। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है, आपको कितने दिनों में, आप कितने टाइम में किसी भी कैदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, वो सारा कुछ हमने पढ़ा। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 23 एंड 24 जो कि फोर्स लेबर एंड ट्रैफिक एंड ह्यूमन बीइंग एंड चिल्ड्रन से बिलोंग करते हैं रेस्पेक्टिवली। इसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 25 टू 28। 25 में कंसाइंस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस यानी बिलीफ, फेथ, ये हमारे प्रीएम्बल में बताया गया था, आपने पढ़ा होगा, हमारी क्लास ली होंगी तो उसमें भी आपको पढ़ाया गया था। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 में मैनेज ऑल अफेयर्स वगैरह कि आप
अपने अफेयर्स मैनेज कर सकते हो, वो था आर्टिकल 26 में। इसके बाद आर्टिकल 27 है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, कि कोई भी रिलीजियस एंटिटी आपसे उन्हें प्रमोटिंग के लिए कोई भी टैक्स ले तो आप टैक्स नहीं दोगे, वो आर्टिकल यानी कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। इसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 28 जिसमें फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। कल की क्लास में थोड़ा मैं बताना भूल गया था, वो चार लाइंस जो उसमें मेंशन है। सबसे पहले कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ओनली मेंटेन्ड बाय स्टेट, पहला जो कंडीशन होती है। दूसरी, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड बाय एनी एम्पावरमेंट या एंडोमेंट या फिर ट्रस्ट। तीसरी है वो है इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया गया ये एक इंस्टीट्यूशन है। एंड डी इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। इसमें जो ये चार हैं उन चार में से इन ए यानी कि पहले में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल फुल्ली प्रोहिबिटेड है कि आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। इसके बाद बी में जो आता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट, यानी कि बी कौन सा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट है बट वो एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट है, तो आप उसमें इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। जैसे कि आर्य समाज, आप उसमें अपने कह सकते हो कि आपको सुबह सुबह गायत्री मंत्र पढ़ना, आपको ये करना, आपको हमारे रिलीजियस के हिसाब से करना, वो अलाउड है। इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ यानी कि इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एंड रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। इसमें वॉलंटरी है कि आप दे सकते हो, ये कंपलसरी नहीं कि आपको देनी होंगी या कंपलसरी नहीं कि आपको नहीं देनी होंगी, वॉलंटरी बेसिस पे आप अपने इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। ये थे हमारे राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल्स एंड अब तक के हमारी जो समरी थी, हमने अपनी पिछली 4 क्लासेस में क्या क्या किया वो था। अभी हम आज की क्लास पे आते हैं कि हमें आज की क्लास में पढ़ना क्या है। आज की क्लास में हमें पढ़ने आर्टिकल 29, 30, 31 एंड 32। आर्टिकल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे आर्टिकल 29 और 30 को कहा क्या जाता है। उन्हें कहा जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आप लोगों ने हमारी क्लासिफिकेशन वाली क्या क्लास ली होगी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आर्टिकल्स आते हैं आपके 2, कौन कौन से। पहला आर्टिकल 29 जिसमें मेंशन है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। दूसरा आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये आते हैं हमारे आर्टिकल 29 एंड 23 में, सॉरी 30 में। हम बात करते हैं अभी आर्टिकल 29 की। आर्टिकल 29 में डेफिनेशन में कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन में वर्ड मिलेगा माइनॉरिटीज, लेकिन हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि माइनॉरिटीज कहते किसे। व्हाट इज माइनॉरिटी, दैट्स नॉट एक्सप्लेन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन एनीवेयर। ये है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज कौन के लिए, किसके लिए है, इसमें एक वर्ड मेंशन है, इस वर्ड को याद रखना, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, सॉरी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। अब यहां पे काफी बड़ा डाउट आ जाता है कि माइनॉरिटीज कहते किसे हैं। अगर आप देखो कि 5 स्टेट्स को छोड़ के मान लो कि हिंदूज यानी कि हिंदी स्पीकिंग पीपल आर मेजोरिटी। अगर आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, नागालैंड में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में उर्दू पीपल स्पीकिंग्स हैं, वो मेजोरिटी में, लेकिन वहां पे हमारे जो हिंदी पीपल स्पीकिंग पीपल हैं वो माइनॉरिटी में। तो क्या आप उन्हें माइनॉरिटी नहीं कहोगे?
हमारे यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग पीपल्स मेजोरिटी में और अदर स्पीकिंग पीपल्स माइनॉरिटी में, तो आप क्या उन्हें माइनॉरिटी कहोगे? बस नहीं। तो इसमें काफी डाउट्स होता है कि माइनॉरिटी का मतलब क्या है। जो आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन maintained by the state or receiving or out of aid out of the state on grounds only of religion, race, caste और लैंग्वेज। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में कहा गया हो, इसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में भी कहा गया है। जो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मैंने वो एग्जांपल दिया था, वो था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का। अभी आप हिंदू मुस्लिम को ले लीजिए, अभी आप एक वर्ड को ले लीजिए, अगर आप उस एक हिंदू वर्ड को हिंदू कहते हो तो उसमें आते हैं आपके हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, पंजाबी यानी कि सिख, ये लोग आते हैं हमारे हिंदू में। लेकिन आप इन्हें रिलीजियस माइनॉरिटी के हिसाब से देखोगे तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, मुस्लिम और इसी को ले लो सिर्फ और सिर्फ, तो भी ये चार यानी कि बुद्ध, जैन एंड जो सिखिज्म है वो माइनॉरिटी में आते हैं, वो रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं। तो इसमें काफी कंफ्यूजन होता है माइनॉरिटी को लेके। आप इसमें हिंदू वर्ड भी मेंशन कर दो तो आप कहोगे कि इनके साथ कोई माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन इन्हें अलग से देखा जाए तो ये रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 29 में कि आप किसी भी एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन ऑफ आवर इंडिया यानी कि ऑफ इंडिया, किसी भी सेक्शन से कोई भी व्यक्ति बिलोंग करता है, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस हो, आप उनके साथ उन्हें किसी भी तरह की यानी कि रिलीजियस या फिर एजुकेशनल कहीं पे कोई एडमिशन देना हो या कुछ देना हो तो उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। उसमें ग्राउंड कौन कौन से थे? रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ये था आर्टिकल 29 जो हमें बताता है कि हमें कैसे ये प्रोहिबिट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 30 की। 29 हमने पढ़ लिया, अभी आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है, राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि माइनॉरिटीज को राइट है कि वो किसी भी तरह का अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोई भी एस्टैब्लिश कर सकते हो और एडमिशन कर सकते हो। क्योंकि अगर देखो कहीं पे आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में हो, उनकी लैंग्वेज मतलब खत्म होने के कगार पे है, तो आप उनको प्रिजर्व करने के लिए उन्हें कोई भी एडमिशन यानी एजुकेशनल एडमिनिस्टर कर सकते हो या फिर एस्टैब्लिश कर सकते हो उन्हें प्रिजर्व करने के लिए। और इसमें याद रखना कि उसमें था एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें मेंशन है ऑल माइनॉरिटीज, इसमें एनी सेक्शन लिखा हुआ नहीं है। कंफ्यूज मत हो जाना अगर इसमें आ जाए एनी सेक्शन लिखा कि ये एक क्वेश्चन है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया कहाँ पे लिखा हुआ, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो आप लोगों को स्पेशल देख के जहाँ पे भी एनी सेक्शन हो वो आपको आंख मीच के लगा देना है आर्टिकल 29 पे, क्योंकि आर्टिकल 29 में ही मेंशन है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, इसमें ऑल माइनॉरिटीज लिखा हुआ है। ये हमें डिस्क्रिमिनेशन कब नहीं करना, ये डिस्क्रिमिनेशन हमें तब नहीं करना है जब कोई भी ग्रांट्स एंड एड की बात आए। ग्रांट्स एंड एड यानी कि गवर्नमेंट जब किसी इंस्टीट्यूशन को दे तो इन्हें भी ग्रांट्स एंड एड मिलनी चाहिए। अगर कोई भी इनकी प्रॉपर्टी आपको किसी गवर्नमेंट वर्क में, जैसे कि आपका हाईवे में आती है, तो इनके उस टाइम पे कंपेंसेशन देना होगा, आप इनको कंपेंसेशन देंगे, इनको और जगह देंगे कि आप यहाँ पे बसा लो, अपने जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ से हटा दो, आपको पूरा कंपेंसेशन उन्हें देना पड़ेगा सभी की तरह। ये नहीं कि ये माइनॉरिटीज का है तो इन्हें ऐसे ही ले लें या फिर इन्हें जबरदस्ती अपने शामिल कर लें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस
तीन प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला, इंस्टीट्यूशन दैट सीक रिकॉग्नाइज एज वेल एज एड, यानी कि रिकॉग्नाइज भी एंड एड दोनों स्टेट से ले। दूसरा होता है कि इंस्टीट्यूशंस ओनली रिकॉग्नाइज, ये बस स्टेट से ले और एड स्टेट से ना ले। तीसरा होता है कि ये दोनों चीजें ही ना ले। तो इसमें जो उनके जो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनका जो भी सिलेबस वगैरह होगा, उनका डिसिप्लिन होगा, उनकी सैलरी होगी, वो सारा कुछ कौन तय करेगा? जो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप है, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट विद रिगार्ड टू सिलेबस प्रेस्क्रिप्शंस। अगर इन दो में रिकॉग्नाइज और एड दोनों है तो भी, रिकॉग्नाइज है एड नहीं है तो भी, तो ये सब्जेक्ट मैटर होता है कि इनका जो सब्जेक्ट होगा यानी कि सिलेबस होगा, उनका जो भी डिसिप्लिन होगा, वो सारा कुछ गवर्नमेंट तय करेगी। इसके बाद आता है कि जिसमें दोनों ही चीज स्टेट की ना हो, कि ना तो वो स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड है, ना ही वो स्टेट से एड देते हैं, ग्रांट्स एंड एड देते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए। तो इसमें इनके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, अपने आप ही अपना टीचिंग स्टाफ देखेंगे, अपने आप ही अपना सिलेबस तय करेंगे, सारा कुछ ही अपने आप तय करेंगे। इसमें स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। इसमें स्टाफ जो भी होगा, टीचिंग स्टाफ, वो भी गवर्नमेंट देखेगी। इसमें सारा कुछ सब्जेक्ट मैटर होता है कि इसमें स्टेट इन्वॉल्व होगी। ये थे हमारे आर्टिकल्स 29 एंड 30। आर्टिकल 29 में हमें बताया गया है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, सभी के इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे, यानी कि वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या कोई भी कहीं से किसी भी सेक्शन का हो, सारे लोग वहां पे आते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए कहा है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी माइनॉरिटी मेंशन नहीं है, ना ही एक्सप्लेन की है कि व्हाट इज द माइनॉरिटी। ये थे हमारे आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। इसके बाद आता है आर्टिकल 31। जैसा कि हमने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया, आर्टिकल 31 है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि रिपील कर दिया गया 44 यानी कि 44वें संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए, जिसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया उसे आर्टिकल 300A के जरिए। वो अभी हमारा लीगल राइट है। हम अभी इसमें ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो हम इसे इसमें ना डिस्कस करते हो मेरे हिसाब से हम इन्हें अपने बेसिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, वहां आपको समझाएंगे कि आर्टिकल 31 बेसिकली है क्या। इसके बाद एक आर्टिकल बचता है आर्टिकल 32। हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आर्टिकल 32 जो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। This have only one article 32. आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को हम लोग देखें तो वो एक, इन्हें आप कह सकते हो राइट टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स, कि इस आर्टिकल के जरिए हमें गारंटी मिलती है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स आर वेरी वेरी गारंटेड, यानी कि कोई भी स्टेट या कोई इन्हें ब्रीच करता है तो हमारे पास हमारे कोर्ट्स हैं जो कि हमें फौरी गारंटी देते हैं अपनी प्रोसीडिंग्स के जरिए। तो गारंटी देता कौन है, ये हमने उस क्लास में भी बात की थी, आज भी बात की कि सुप्रीम कोर्ट हमें गारंटी देता है कि हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। तो ये पावर कैसे देता है सुप्रीम कोर्ट को? ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है आर्टिकल 32 के जरिए, एंड हाई कोर्ट्स को पावर देता है आर्टिकल 226 के जरिए। ये ऐसा क्यों है कि हाई कोर्ट्स का आर्टिकल्स अलग से दिए गए 226, NR 32 भी कर सकते थे, क्योंकि जैसे कि ये इंडिया है,
ये इंडिया है, ये एक स्टेट है, इसका हाई कोर्ट है। आपका, आप रहते हो दिल्ली में, दिल्ली से आप यहाँ पर गए, आपकी मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ कि मुझे अपनी रिट लगानी है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इनके ज्यूरिडिक्शन में आता ही नहीं है, ये ओवर ज्यूरिडिक्शन हो जाता है। और जो ये सुप्रीम कोर्ट है वो ऑल ओवर इंडिया के पीपल यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी रिट दे सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल है, पूरी इंडिया का है, ये सिर्फ किसी एक स्टेट का नहीं है। ये हुआ कि इसमें अंतर होता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल अलग और हाई कोर्ट में अलग से क्यों दिए हैं। अगर आप लोग जैसे कि ये जो आर्टिकल 32 है, ये पार्लियामेंट सोचने लगे कि हम आर्टिकल 32 को ही हटा देते हैं, ये किसी का फंडामेंटल राइट थोड़ी ना है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल 32 वो खुद को भी सेव करता है कि मैं खुद भी एक फंडामेंटल राइट हूँ, अगर मुझे भी ब्रीच होगा तो मेरा भी आर्टिकल यानी कि 32 के जरिए मुझे रिट होगी, मेरी रिट लगाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। एक बात और, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपने अगर कोई भी रिट डाल दी, आपने अपनी रिट डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में, पढ़ेंगे रिट्स होते क्या है, अभी इसी में हम रिट्स के बारे में पढ़ेंगे, रिट्स 5 प्रकार की होती हैं। तो अभी जान लेते हैं कि आपने कोई भी रिट डाल दी अपने सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में तो वैसे भी बताऊंगा आगे क्या होता है, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट गए, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट गए और आपने रिट डाल दी कि मेरा ये फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, वॉयलेशन हुआ बाय स्टेट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता कि आपके साथ ऐसा हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी रिट तो दे सकते हो, आप सभी को अधिकार है कि आप अपने रिट दो, वहां पे जाके कोई भी अपनी रिट दे सकता है, लेकिन इश्यू उसे करेगा सुप्रीम कोर्ट या नहीं, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। ये डिस्क्रिशनरी पावर कह लो या कुछ भी कह लो, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है कि आपको आपकी जो रिट है वो इशू कराई जाए या नहीं कराई जाए। तो ये है हमारे रिट के बारे में। अभी हम जान लेते हैं कि रिट्स हमारे पास है कौन कौन सी। हमारे पास रिट्स है 5 तरीके की। सबसे पहले उनको जानते हैं, पहली है हबीज कॉर्पस, पहली है हबीज कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है सर्ट्योरेरी, पांचवी है क्यो वारंटो। आप इसमें सीक्वेंस में याद कर सकते हो, सीक्वेंस में मुझसे थोड़ी गलती हुई है कि सर्ट्योरेरी जो वो है प्रोहिबिशन के नीचे ऊपर, मैंडेमस के बाद आती है सर्ट्योरेरी, इसके बाद आती है प्रोहिबिशन। तो हम ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं, हम इनका मतलब जान लेते हैं कि इनका मतलब है क्या क्या। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, पहले मतलब जानते हैं, फिर इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इनका मतलब आगे क्या होगा थोड़े आगे के फॉर्म में जाके। इसमें होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। इसका मतलब होता है वी चेक यानी कि सर्टिफाई। इसका प्रोहिबिशन का आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल रोक देना। इसका होता है वी प्रोहिबिट। क्यो वारंटो, वी आस्क द अथॉरिटी हु आर यू, कि आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप इस कुर्सी के हकदार हो, वो जाना जाता है क्यो वारंट। अब थोड़े थोड़े इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अबोज कॉर्पस है कहाँ और कब लगता है। टू हैव द बॉडी, आप लोगों ने आर्टिकल 21 पढ़ा होगा। सभी के पास अपनी पर्सनल लिबर्टी है, अपनी लाइफ है। आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया पुलिस वाले ने और आपको वो कहीं पर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाता, तो आप हबीज कॉर्पस रिट लगा सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। हबीज कॉर्पस रिट लगाओगे तो आपको वहाँ पे उन्हें ले जाना पड़ेगा
आपकी जो टू हैव द बॉडी है वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करनी पड़ेगी। इन सिंपल वर्ड कि कोई भी आपकी पर्सनल लिबर्टी छीनता है तो ये उसके लिए लागू होता है। आप अपनी पर्सनल लिबर्टी को बचाने के लिए अपने हबीज कॉर्पस रिट लगा सकते हो। इसके बाद आता है मैंडेमस। मैंडेमस होता है एग्जीक्यूटिव के लिए। वी कमांड कि आप कोई भी केस पे जा रहे हो, आपको कहीं किसी को अरेस्ट करना है या फिर आपको कोई काम करना है, तो वहाँ पे ये जो कमांड दी जाती है वो पुलिस को दी जाती है। जैसे कि अभी ये ले लो कि कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर है, वो फॉलो नहीं हो रहा अच्छे से, उसे फॉलो कराने के लिए ऊपर से गवर्नमेंट है वो उन्हें कमांड देगी कि वी कमांड कि आप ये करिए, अपने आप ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। ये कोर्ट उनके बताएगा कि वी कमांड अपनी ड्यूटी परफॉर्म करिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखिए अपने वहां पे। कोई भी पीपल इसमें अपना रिट लगा सकता है। आपको यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है तो वहां पे जाके रिट लगाइए, वहां पे उन्हें जरूर सख्त कार्रवाई करवाएंगे। इसके बाद आता है सर्ट्यूटरी एंड प्रोहिबिशन। हाँ, ये और याद रखो कि ये लगाए कहाँ जाते हैं। ये स्टेट के ऊपर लगाया जाता है। स्टेट कौन सा स्टेट? जो हमने आर्टिकल 12 में उस डेफिनेशन में पढ़ा था। ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगाया जाता है। ये और ये लोअर जुडिशरी के ऊपर लगाए जाते हैं। ये अगेन एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगाया जाता है। ये है जो सर्ट्यूटरी और प्रोविजन, एक माइनर सा डिफरेंस है। जो सर्ट्यूटरी वी सर्टिफाई है जो, वो तब लागू होता है जब किसी भी लोअर कोर्ट में आपकी सुनवाई पूरी हो चुकी है, आपका केस खत्म हो चुका है, जिसका जजमेंट है वो नेचुरल जस्टिस को ब्रीच करता है, फॉलो नहीं करता। तब आप ये किसी भी लोअर कोर्ट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हो। किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए आप ये रिट वहां पे लगा सकते हो। तो ये है हमारा सर्ट्यूटरी। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स वी प्रोहिबिट, हम रोक लगाते हैं, यहीं पे खत्म करो। ये होता है जब आपका कोई भी जजमेंट चल रहा, आपका कोई भी केस चल रहा हो, उसका जजमेंट आना बाकी हो, बस जजमेंट से पहले आपने रिट लगा दी तो आपके केस को वहीं पर रोक दिया जाएगा, या फिर किसी दूसरी हायर जुडिशरी में उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि ये चलते हुए केस में, प्रोसीडिंग्स रनिंग के केस में आपको प्रोहिबिशन लगाते हैं। सर्ट्यूटरी आपका जजमेंट आ चुका है उसके बाद लगाते हैं कि आप अपने जजमेंट से संतुष्ट नहीं है, आप सर्ट्यूटरी लगा के आप अपने केस को रीओपन या फिर इश्यू करके रीओपन करा सकते हैं। प्रोहिबिशन में केस चलते हुए पे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं क्यू वारंटो। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव पे लगाया जाता है। इसमें होता है वी आस्क अथॉरिटी कि आप किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो और आप आपके खिलाफ रिट लगाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगा कि वी आस्क अथॉरिटी, यानी कि आप इस पोस्ट के लायक हैं या नहीं, वो हमें जानना है। वो सारा कुछ आपका चेक करेगा वहां पे। इसे कहते हैं क्यू वारंटो। इसके बाद कुछ एक्सेप्शनल राइट बच जाते हैं हमारे, जैसे कि आर्टिकल 33, 34 एंड 35। थोड़ा थोड़ा बस ऐसे ही हम ऊपर से उनको पढ़ लेते हैं कि उनमें लिखा क्या है। आर्टिकल 33 में लिखा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आर्टिकल 33 आता है। आर्टिकल 33 में जैसे कि पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस। इसका मतलब क्या है? आप किसी आर्मी में हो, किसी पुलिस में हो, अब आप कहने लगो कि हमें एक एसोसिएशन बनानी है या हमें कुछ ऐसा संगठन बनाना है कि हम सारे मिलकर कुछ भी कर सकें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी एक आर्मी ने या फिर किसी पुलिस ने एक संगठन बना दिया और सरकार के खिलाफ जाने लगे, तो ये उसमें मेंशन है कि आपके जो भी ये राइट्स हैं वो सरकार आपसे छीन सकती है, पार्लियामेंट आपसे छीन सकता है। तो आप आपके ये इन राइट्स को छीनने के बाद, ये जो आम इंसान है उसके आर्टिकल से छीनने के बाद
आपसे छीने जा सकते हैं लेकिन उनसे नहीं। तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच हुआ या क्या। ये है हमारे आर्टिकल 33 में। आर्टिकल 33 के बाद आर्टिकल 34 आता है, मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स, कि आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो मार्शियल लॉ के दौरान अगर ब्रीच हुए, वॉयलेट हुए, तो आप उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये आर्टिकल 34 में मेंशन है। मार्शियल लॉ होता क्या है? मार्शियल लॉ एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, और जो नेशनल, अब इसमें डिफरेंस समझते हैं नेशनल इमरजेंसी और मार्शियल लॉ में। नेशनल इमरजेंसी और मार्शियल लॉ में डिफरेंस एक ही है, सबसे मोटा और जो बड़ा है वो है कि अगर आपका कोई भी ये एक पर्टिकुलर एरिया और ये पूरी कंट्री है कोई भी, तो इसमें आप सिर्फ मार्शियल लॉ, इसमें जो भी सेक्शन 144 लगेगा या फिर कोई मार्शियल लॉ लगेगा वो होता है इसमें। और जो नेशनल इमरजेंसी है वो आपके सारे देश में लगेगा। दूसरा डिफरेंस, ये सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करेगा, लेकिन जो दूसरा है नेशनल इमरजेंसी है वो आपके ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड दिस टाइप ऑफ अदर रेस्ट्रिक्शंस या फिर दिस टाइप ऑफ अदर रिलेशंस उनको भी खत्म कर देता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया कि इसमें ही आपको, जैसे कि आप अपने एरिया को ले लीजिए, आपके एरिया में मार्शियल लॉ लगा हुआ है, दूसरी जगह सभी के फंडामेंटल राइट्स हैं, आप कह दो कि उनके तो आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने, हमारे क्यों छीने हुए हैं, तो आप इसके खिलाफ भी आप अपने उस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि आपके फंडामेंटल राइट्स छीने हुए हैं। आर्टिकल 35 लेज डाउन द, यानी कि इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, ये हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है जिसमें लिखा हुआ है पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल वास्ट ओनली इन द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब क्या है इसका? जैसे कि आपके लिए फंडामेंटल राइट्स का ये लॉ है, ये लॉ आपको बना के दे दिया। अब बात आती है ये लॉ बना कौन सकता है। आर्टिकल 35 में स्पेशल रूप से मेंशन है कि any type of law which relates to our fundamental rights or part 3 of the constitution can make only by the parliament, not by any state legislature। कि आपके जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट मतलब लेजिस्लेचर असेंबलीज या काउंसिल्स हैं, वो किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करने या फिर उनके लिए लॉ नहीं बना सकते। ये इसमें स्पेसिफिक रूप से स्पष्ट है। तो फ्रेंड्स, आज हमारी होती है फंडामेंटल राइट्स की क्लासेस कंप्लीट, जो इसमें जिसे कंप्लीट करने में हमने 5 क्लासेस लिए। मैंने अपनी पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जितने सिंपल वर्ड्स में आपको मैं अपनी पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा सकूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को फिर भी कोई समझ नहीं आता है तो आप अपने सजेशंस हमें कमेंट्स में कर सकते हो। आपके जितने सजेशंस होंगे हमको अच्छे लगेंगे, हम उनको जरूर फॉलो करेंगे और उनका नाम भी मेंशन करेंगे जिन्होंने हमें ये सजेशन दिए कि हमारी ये गलती थी, इन लोगों ने, इन भाइयों ने हमारी गलती सुधारने में हमारी हेल्प की है। वो सारा कुछ हम अपना फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लासेस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में अपने नेक्स्ट चैप्टर्स यानी अगली क्लासेस में हम DPSP, फंडामेंटल राइट्स एंड अदर वेरियस चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि आप लोगों को भी पता होना जरूरी है और आपके परिवार वालों को भी पता होना जरूरी है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, हमें इन्हें कैसे यूज करना चाहिए। तो जितना हो सके आप हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, सभी को पता लगे उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में। मैंने इसे आपकी अपनी भाषा में, जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, मैंने उसे उसी तरह समझाने की कोशिश भी की है। तो यहीं पे हमारी अब वीडियो भी खत्म होती है। हमारे चैनल को जितना हो सके आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करते वक्त आप एक की बात याद रखें कि बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिस आए कि हमारी वीडियोस आ चुके हैं चैनल पे और आप रेडी हो उन्हें देखने के लिए। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।